हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी बेथसो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 6 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और हम पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है, और उसमें हमने देखा था कि कुछ थेरीज के बारे में, जैसे ब्रूम्स थेरी देखी थी, मोटिवेशनल थेरी है ना। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि मैस्लोज थेरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड क्या है। ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, चाहे आपका रिटेल टॉपिक हो और चाहे एबीएम हो, मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड पूछी जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आपको या एक केस स्टडी भी आपको मिल सकती है। चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड्स। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है वो क्या कहती है। तो पहली बात ये कि फ्रेंड्स ये थ्योरी जो है अब्राहम मैस्लो लेकर आए थे, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे यूएसए में। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनकी बेसिकली 5 लेवल की नीड होती हैं। उनकी नीड्स जो होती हैं उनको 5 लेवल में मतलब हम बांट सकते हैं। उन्होंने एक पिरामिड बनाया और उन्होंने ऐसे 5 लेवल ऑफ नीड्स बनाई हैं। तो जो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन बेसिकली पहले ही पूछे जा सकते हैं। एक तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ जो नीड थ्योरी है वो लेकर कौन आया था, तो ये अब्राहम मैस्लो लेकर आए थे। दूसरा, इसमें मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें कितनी लेवल ऑफ नीड है, तो ध्यान रखिए कि 5 बेसिक लेवल ऑफ नीड है। फिर अगला जो पूछा सकता है, ये पाँचों नीड कौन कौन सी हैं, तो ही आइडेंटिफाई 5 नीड्स इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की। तो हायरार्की में ये ऑर्डर है। सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, और देन सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है व्यक्ति की। ठीक है, इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, और ये पांचों नीड कौन कौन सी हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि 5 लेवल ऑफ नीड होती हैं। सबसे बेसिक नीड क्या होती है, आदमी की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। फिर उसको आता है कि अगर उसकी एक नीड पूरी होती है तो दूसरी नीड की तरफ वो बढ़ता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। फिर सोशल नीड की तरफ जाता है, सेल्फ स्टीम नीड की तरफ, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो थ्योरी है वो लेकर आए थे अब्राहम मैस्लो। उसमें कितनी नीड्स हैं, बेसिकली 5 लेवल ऑफ नीड्स की बात की गई है, बेसिक 5 लेवल ऑफ नीड्स की बात की गई हैं। और ये हायरार्किकल ऑर्डर में चलती है, मतलब पहले एक पूरी होती है तब हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। ये पांचों नीड्स कौन कौन सी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। ये पांचों लेवल ऑफ नीड हो गई। चलिए अब इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हमें पढ़ना है। द प्रोमिनेंस ऑफ दीज नीड्स जनरली फॉलो अ हायरार्की। व्हेन अ नीड इज सेटिस्फाइड देन ओनली द नेक्स्ट नीड बिकम प्रोमिनेंट इन द हायरार्किकल ऑर्डर। तो इन अब्राहम मैस्लो ये मानते थे कि जो है ये एक हायरार्किकल पैटर्न को मानकर चलते थे, मतलब कि जो है एक क्रम में चलेंगी। जब एक नीड सेटिस्फाई होती है, इस मतलब नीड जो हमारा हायरार्की की जो नीड है, ये पांचों जो नीड हैं इसमें से एक नीड जब पूरी होती है तब हम दूसरी नीड की तरफ बढ़ते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में। बट देयर हैव बीन फाउंड एक्सेप्शंस इन ऑर्डर फॉर सर्टन पर्सन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों के इस केस में ऐसा लागू हो, है ना। दे आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस ए लोअर लेवल ऑर्डर टू अचीव ए हायर नीड। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो हमने ये पांचों नीड की बात की है फ्रेंड, अब्राहम मैस्लो ये मान कर चलते थे कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड आपकी पूरी होगी, जब ये पूरी हो जाएगी तभी आप ये सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड की तरफ बढ़ोगे। जब आपकी ये नीड पूरी हो जाएगी तब आप सोशल नीड की तरफ बढ़ोगे, और फिर ये जब नीड पूरी होती है तब आप सेल्फ स्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो का ये मानना था, लेकिन ये सभी लोगों पर लागू नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये एक दो नीड को अपने सेक्रीफाइस कर देंगे और सीधे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ स्टीम नीड की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है फ्रेंड्स। ओके, अब हम बात करेंगे पहली नीड जो है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, तो देखिए ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड होती है, ये वही नीड है फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। दिस ग्रुप ऑफ नीड इंक्लूड द नीड फॉर फूड, ड्रिंक, शेल्टर, ऑक्सीजन, स्लीप, वेदर। ये सारी चीजें तो व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो उसकी बुनियादी जरूरत होती है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब उसको शारीरिक जो जरूरतें होती हैं, है ना, बुनियादी नीड्स जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं। जब तक आपके पास में, अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो आप ये बात कैसे सोचोगे कि मुझे म्यूजिशियन बनना है या फिर मुझे जॉब करनी है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलना ही चाहिए। ओके, आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये सारी बेसिक नीड होती हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड में आपको खाना, पानी, है ना, सोना, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, आपका घर, ये सारी चीज़ें आती हैं।
दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फिजिकल इंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं और आपको अपने आप को मेंटेन करना है फ्रेंड्स, तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड है, इनको तो आपको पूरा करना ही होगा। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे। ओके, दीज आर द बेसिक नीड्स इन सेंस दैट दे सेटिस्फाइड द वेरी लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। अब इन्हें बेसिक नीड क्यों कहा जाता है? फिजियोलॉजिकल नीड को बेसिक नीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका सर्वाइवल डिपेंड है, वेरी लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल। किसी व्यक्ति का सर्वाइवल, कोई व्यक्ति जिंदा रहे, उसके लिए जरूरी है, उसके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है फ्रेंड्स क्या, कि उसको उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो मीट हों। रोटी कपड़ा और मकान तो सबको चाहिए ही चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स डोमिनेट ह्यूमन डिजायर्स एंड ओनली व्हेन दीज नीड्स आर रीजनेबली सेटिस्फाइड वंस अटेंशन टर्न्स टू अदर नीड। और जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं फिर, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये ह्यूमन डिजायर में डोमिनेट करती हैं। हम मैंने कहा नहीं कि अगर आपको 2 टाइम का खाने का अगर भरोसा नहीं कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे में जो है दूसरे काम पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। एक बार ये नीड जो आपकी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, रीजनेबली आपको सेटिस्फाई हो जाती हैं नीड्स, तब आपका ध्यान दूसरी नीड्स की तरफ जाता है। तब आपको लगता है कि हाँ, मेरे घर में अगर आपको खाना है, घर है आपके पास में, रहने के लिए व्यवस्था है, कपड़े हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, मुझे कार भी चाहिए। अगर आपके पास में रहने के लिए मकान ही नहीं है तो मुश्किल ही होगा कि आप कार के बारे में सोचें, या आपके पास दोनों वक्त का खाना नहीं है और आप सोचें कि हमको घर बनवाना है, तो वो भी मुश्किल ही होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब इसी बात को, ये तो रियल लाइफ की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्लॉयज कंसर्न फॉर सैलरी एंड गुड फिजिकल वर्किंग कंडीशन। तो जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक नीड क्या हो जाएगी? फिजियोलॉजिकल नीड होती है एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ठीक होनी चाहिए, और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पर। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेगा। जैसे अगर आपको ऑफिस का काम ना दिया जाए, बल्कि आपसे कहा जाए कि आप कुर्सी मेज लगा करके बाहर में मैदान में बैठ करके ब्रांच चलाइए, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बेसिक बुनियादी ज़रूरतें वहाँ पर होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर एंडेवर टू सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ एम्प्लॉय, ओनली देन दे कैन बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। ओके, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनके एम्प्लॉय के, यानी कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए, उनको अच्छे पक्ष मिलने चाहिए, उनकी हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, कैंटीन वगैरह होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरी करेगी तभी वो मोटिवेटेड होंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जब पता चल रहा है दिन भर धूप ही लग रही है, आपको गर्मी ही लग रही है, तो आप मोटिवेशन की तो बात ही छोड़ ही दीजिए, जो काम है वही नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली नीड फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी फिर आती है, एक बार आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई, अब आप सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो द्वारा लाई गई थी। इसमें लेवल ऑफ नीड कितनी है? 5। 5 कौन कौन सी नीड्स हैं फ्रेंड्स? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि पहले ये सबसे बेसिक नीड पूरी होगी, फिर उसके बाद दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से एक हायरार्किकल ऑर्डर चलता है। ओके, सबसे बेसिक नीड इसे कहा गया क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करना है तो सबसे जरूरी रोटी कपड़ा मकान उसके पास होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी होती है? सबसे लास्ट नीड, सबसे हाईएस्ट नीड उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है फ्रेंड्स। ओके, अब ये माना जाता था कि हायरार्की में चलती हैं, एक जो है लेवल जब पार होता है तभी हम दूसरे लेवल पर ध्यान देते हैं, लेकिन देखा गया है कि एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। कई सारे लोग हैं जो इस हायरार्की को पूरी तरह से नहीं मानते, वो फिजियोलॉजिकल नीड उनकी पूरी होती है, उसके बाद वो सीधे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ बढ़ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड में हमने देखा कि ये जो है बेसिक नीड होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, छत वगैरह आपके सर पर चाहिए, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं। और आप व्यक्ति को अपने सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही होता है। फिजियोलॉजिकल नीड जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमन के ऊपर जो है मतलब डोमिनेट करती हैं। हर व्यक्ति को खाना तो चाहिए ही चाहिए, आपको 2 वक्त का खाना चाहिए ही होता है। ओके, एक बार ये नीड सेटिस्फाई होती है तभी आप अपना ध्यान किसी दूसरी नीड की तरफ बढ़ा सकते हैं, किसी दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए बात, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो चाहता है कि उसकी सैलरी अच्छी रहे, जो वर्किंग कंडीशन है, जिस एनवायरनमेंट में उसे काम करना है वो भी अच्छा रहे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि फिजियोलॉजिकल नीड जो एम्प्लॉय है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, और तभी वो मोटिवेट होंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। फिर दूसरी नीड आती है फ्रेंड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। एक बार मतलब आपकी बेसिक बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं तब आप इसकी तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी नीड्स बिकम मोटिवेटर्स आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर
मेट। एक बार आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान की जो नीड है वो पूरी हो जाती है, तब आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैस्लो ने सजेस्ट किया कि सेफ्टी नीड्स आर मोस्ट रेडली ऑब्जर्व इन इन्फेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर में ये सेफ्टी नीड सिक्योरिटी नीड को बहुत आसानी से देखा सकता है। द एंड यंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर रिलेटिव हेल्पलेसनेस एंड डिपेंडेंस आर एडल्ट। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर होते हैं। क्यों निर्भर होते हैं? क्योंकि वो खुद कहीं जा नहीं सकते हैं, अभी कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में वो हेल्पलेस होते हैं और आपके ऊपर निर्भर करते हैं। ओके, तो उनको क्या चाहिए वहाँ पर उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। अब यही बात जो है जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर भी लागू होती है। कोई नया ऑफिसर अगर ज्वाइन करेगा तो उसको पता नहीं है कि मतलब कैसे काम होना है, लोन कैसे पास करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, कैसे किस कस्टमर से बात करनी है। तो ऐसे केस में वो डिपेंड करेगा जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। जो लोग पहले से मौजूद हैं उनको हम कह सकते हैं एडल्ट, जिनके ऊपर ये इन्फेंट जो अभी अभी आया है वो डिपेंड कर रहा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल context refer to the factors such as job security, salary increase, safe working condition, unionization, lobbying for protective legislation। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न में आ जाती हैं। तो मतलब जैसे आपने बैंक में ज्वाइन किया तो अब आपको ज़्यादा आइडिया नहीं, तो ऐसे में आप चाहेंगे कि आपकी कोई हैंड होल्डिंग करे, तो वही सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं। और यहाँ पर पर्सन चाहता है कि उसकी जॉब की जो है सिक्योरिटी बनी रहे, उसकी सैलरी भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहे, उसे यूनियन बनाने का मौका दिया जाए और साथ ही साथ में उसके जो अधिकार हैं उनके लिए उसे लड़ने का भी मौका मिलना चाहिए। ये उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। मैनेजरियल प्रैक्टिस टू सेटिस्फाई द सेफ्टी नीड ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, सेफ वर्किंग कंडीशन और ग्रेवियंस वगैरह, ग्रेवियंस प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैनेजरियल प्रैक्टिस में देखा जाए तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड एम्प्लॉय में क्या क्या आता है? व्यक्ति की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में उसको पेंशन होनी चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो ग्रेवियंसेस वगैरह हैं उनको भी रिड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ऐसा व्यवहार करते हैं, आर्बिट्री आर अनप्रिडिक्टेबल एक्शन which create a feeling of uncertainty, particularly regarding continued employment, favorism or discrimination on the part of management, do not create a feeling of security in the employee's mind। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉय के माइंड में सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं बनती है। क्या करते हैं? अनप्रिडिक्टेबल एक्शन आप ले लेते हैं, जिससे कि उसके अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के खतरा उसे महसूस होने लगता है। उसको लगता है कि पता नहीं मेरी नौकरी बची है या नहीं बची है। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का फेवर करने लगते हैं या मैनेजमेंट की तरफ से आपके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉय के माइंड में मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी को कम करती हैं, बढ़ाती नहीं है। तो इनको हमें अवॉइड करना है। हम क्या चाहते हैं? व्यक्ति को मोटिवेट करना। अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें करिए जो उसको मोटिवेट करेंगी, वो चीज़ें हटाइए जो उसे डीमोटिवेट। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की अगर हम बात करें तो सेफ्टी नीड्स तभी जो है मतलब मोटिवेट करती हैं व्यक्ति को जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल चुकी होती हैं, रोटी कपड़े मकान का इंतजाम हो चुका होता है, तब वो अपनी सेफ्टी की बात करता है। मैस्लो ने ये कहा कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो है, या छोटे बच्चे यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो मतलब हेल्पलेस होते हैं और डिपेंड करते हैं अपने एडल्ट्स पर, इसलिए उन्हें सेफ्टी नीड्स ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है, उनके लिए सेफ्टी ज़रूरी होती है। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक हम उनका ध्यान रखते हैं पूरा, चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन हमें उनको ऑब्जर्व करते रहना होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ओके, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात की जाए, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि लोग जो है आपकी हैंड होल्डिंग करें, आपको सिखाएं, समझाएं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहनी चाहिए, यूनियन बनाने का मौका मिलना चाहिए, आपका जो भी कानूनन हक है वो आपको मिलना चाहिए। अब मैनेजर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? उनको चाहिए कि जो है उनको अब जो सेफ्टी नीड्स हैं उनके एम्प्लॉय को उनको सेटिस्फाई करें, उनको पेंशन स्कीम प्रोवाइड करें, उनका इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करें, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, सेफ वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें उनको दें। साथ ही साथ ग्रेवियंस प्रोसीजर भी जो है उनको मिलना चाहिए। और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो है इनको ऑर्गेनाइजेशन को? तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई अनप्रिडिक्टेबल एक्शन नहीं करना चाहिए जिससे उसको डाउट हो जाए कि उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, या किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, या डिस्क्रिमिनेटिंग व्यवहार नहीं करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय के मन में जो है, उसके माइंड में सिक्योरिटी की फीलिंग कम हो जाए फ्रेंड्स। ओके, जो नीड्स जब पूरी हो जाती है फ्रेंड्स, तो अब आपको मतलब रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम हो गया, आपको थोड़ा सा सोशल मतलब जो है सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी फेस होने मतलब फील होने लगी है। अब आप चाहते हैं सोशल नीड, अब आप चाहते हैं कि मैं सामाजिक बनूं, मतलब लोग मुझे पहचानें। यहाँ पर कहने मतलब हुआ कि आप सामाजिक बनना चाहते हैं, लोगों से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम्स द सोशल नीड।
दिस नीड इज एक्सप्रेस थ्रू द डिजायर टू बिलोंगिंग एंड अफेक्शन इन सोशल कंटेक्स्ट। तो यहाँ ये नीड का कैसे आती है, अब आप चाहते हैं, आपकी डिजायर है, आप बिलोंग करें, अफेक्शन होना चाहिए सोशल कंटेक्स्ट में, यानी अब आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। सोशल नीड्स अड़ोसी पड़ोसी जो आपके और लोग हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके कलीग हो गए, सीनियर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इन सबसे अब आप मिलना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नीड आपकी पूरी हो गई है, प्लस आप अपनी जॉब में सिक्योर भी हैं। तो नाउ यू नीड कि मतलब लोग मुझे जो है आपस में घुल मिल जाया जाए ताकि वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट सोशल नीड्स रिप्रेजेंट द नीड फॉर अ कंपेटिबल वर्क ग्रुप। अब आप चाहते हैं कि एक ऐसा वर्क ग्रुप हो जहां पर आप कंपेटिबल हों, ऐसे लोग ना हो जो आपको परेशान करते रहें। पीर एक्सेप्टेंस, जो आपके साथ ही हैं आपको एक्सेप्ट करें। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होनी चाहिए, जो आपके बीच में भले ही हम काम के लिए एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, बट फिर भी हमारे पास साथ में जो दोस्ती थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो सुपरविजन होना चाहिए वो भी फ्रेंडली होना चाहिए। ये चीज़ों की नीड जो है अब एम्प्लॉय को महसूस होने लगती है सोशल नीड्स के तहत। दीज आर नीड्स वंस एक्वायर्ड लर्न्स आर अडॉप्टेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड दीज आर मोस्टली कल्चरली डिटरमाइंड। ठीक है, दीज आर द नीड्स वन एक्वायर्स लर्न्स आर अडॉप्ट्स थ्रू एक्सपीरियंस। अब ये जो जो आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका पीर एक्सेप्टेंस हो, आपका प्रोफेशनल फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडली सुपरविजन हो, तो ये चीज़ें आप जो है एक्वायर करते हैं या अडॉप्ट करते हैं अनुभव के साथ में। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आए, उसको अनुभव ही नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ में या अपने कलीग के साथ कैसे व्यवहार करना है। आप गलत सलत व्यवहार करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, तो आपके साथ कोई बैठना नहीं चाहेगा। लेकिन विथ एक्सपीरियंस आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, अगर मुझे अपने कलीग के साथ में मिल करके चलना है तो मुझे थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आप लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं इस चीज़ को। और ये दीज नीड्स आर मोस्टली कल्चरली डिटरमाइंड। तो ये मतलब कैसा वर्क इन्वायरमेंट है, कैसा कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे भी इस पर असर आता है। दीज आर लार्जली ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर टू बिलोंग एंड टू बी एक्सेप्टेड बाई अदर्स। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये बिलोंग करना चाहते हैं आप, एक्सेप्टेड चाहते हैं कि आप दूसरे आपको एक्सेप्ट करें, ऐसी आपकी इच्छा होती है, ये वो वाली नीड होती है। मैनेजर्स वुड डू वेल टू इनकरेज इनफॉर्मल ग्रुप्स एंगेज द एम्प्लॉय सो दैट दिस नीड इज एडिक्वेटली मेट। ठीक है, मैनेजर्स की कोशिश रहेगी कि जो मतलब एक फॉर्मल ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप मान लीजिए आपकी कोई टीम है, उसमें 6 लोग काम करते हैं, तो ये आपका फॉर्मल ग्रुप हो गया। अब यहाँ इन 6 लोगों से बात करना आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आप टीम में काम करते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन इसके अलावा मैनेजर्स को चाहिए कि वो इनफॉर्मल ग्रुप को भी इनकरेज करें। इनफॉर्मल ग्रुप, पता चल रहा है कि एक मान लीजिए एक ऑफिस है जिसमें 4 डिपार्टमेंट हैं, 1, 2, 3 और 4 डिपार्टमेंट हैं। 2 एम्प्लॉई यहाँ से, 1 एम्प्लॉई यहाँ से, 3 एम्प्लॉई यहाँ से, ऐसे ही आपस में भी इन्होंने एक अपना इनफॉर्मल ग्रुप बना रखा है। इनकी आपस में कोई ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में दोस्ती कर रखी कि हाँ, क्रेडिट सेक्शन का व्यवहार जो है बना हुआ है, मार्केटिंग के साथ में, मार्केटिंग का व्यवहार बना हुआ है रिटेल के साथ में। तो इस तरीके से इनफॉर्मल ग्रुप को जो है आपको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, केयर शुड बी टेकन दैट द इनफॉर्मल ग्रुप शुड नॉट वर्क कंट्रेरी टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप बन रहे हैं उन पर थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा ना हो कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अलावा कुछ काम करने लगें। मतलब कहने का ये हुआ कि लोगों को भड़काना, ये सब काम ना करें, है ना। मे बी इफ़ वर्कर्स हैव फ्रीडम टू फॉर्म देयर ओन वर्क टीम एंड डिसाइड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विद इन द टीम टू इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीम, वन मे बी एबल टू सी प्रोडक्टिव आउटकम। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम वर्कर्स को अपने फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी खुद की वर्क टीम डिसाइड कर लीजिए और आपस में काम बांट लीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। इस चीज़ का भी आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया सोशल नीड। तीसरी नीड थी हमारी सोशल नीड। सामाजिक नीड क्या कहती है? हम अब बिलोंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमको पहचानें, हमसे दोस्ती करें, है ना। तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बिलोंगिंग एंड अफेक्शन अब आप चाहते हैं, आपकी डिजायर्स हो गई हैं कि अब आप बिलोंगिंग और अफेक्शन चाहते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो अब आप चाहते हैं कि आपको कंफर्टेबल वर्क ग्रुप मिले, ऐसे लोग मिले जिनके साथ आप आसानी से काम कर सकें। पीयर, जो आपके सहयोगी हैं, कलीग हैं, पीर हैं, उनके साथ में आपका अच्छा व्यवहार रहे, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप उनके साथ में रहे, जो आपका सुपरविजन, जो सुपरवाइजर हैं, वो भी आपके साथ फ्रेंडली रहे। ओके, और ये नीड्स जो है, मतलब ये जो आपकी नीड है मतलब दोस्ती वाली, ये आपको अर्न करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, एक्वायर करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और ये अनुभव के साथ में आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कल्चर डिटरमाइंड होती हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग डिजायर होती है हमारी क्या, बिलोंग करने की या दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने की कोशिश यहाँ पर होती है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो इनफॉर्मल ग्रुप को इनकरेज करें ताकि एम्प्लॉय जो दूसरे जो इनफॉर्मल हैं वो आपस में मिल करके जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाएं और जिससे मोटिवेट
मोटिवेशन वो फील करें। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में काम करना ना शुरू कर दे जो इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर वर्कर्स को फ्रीडम दी जाएगी कि आप अपनी खुद की वर्क टीम चुन लीजिए, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि आपको कहा जाए कि आप टेक्निकली एक्सपर्ट बंदा आपको चाहिए या आपको अपना खुद का दोस्त चाहिए, तो आप अपने दोस्त को प्रेफर करेंगे। तो उसी तरीके से अगर इनको वर्क टीम सेलेक्ट करने का मौका दिया जाए और काम को आपस में बांटने का मौका दिया जाएगा, तो एक प्रोडक्टिव आउटकम की भी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। कोई मजबूरी में, जैसे मैंने बताया नहीं कि यहाँ पर 6 लोगों की टीम है, अब वो 6 में चाहे जैसे भी लोग हों आपको आपस में बात करनी है। लेकिन अब आप सोचिए आपको पूरे ऑफिस में 40 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 6 को चूज़ करना है। तो हो सकता है 6 ऐसे लोग हों जो आपको अच्छे से जानते हो और आपकी अच्छी उनसे दोस्ती हो, तो उनके साथ काम करने का मज़ा ही अलग होगा, है ना? फिर आती है फ्रेंड जो है हायरार्की में चौथी नीड आती है सेल्फ एस्टीम नीड। तो चौथी नीड आती है फ्रेंड सेल्फ एस्टीम नीड। यहाँ पर क्या होता है, द एस्टीम नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन एंड फॉर रिस्पेक्ट ऑफ अदर आर ऑफन रेफर्ड टू एज ईगो और स्टेटस नीड। तो अब क्या हुआ कि पहले आपने रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरी की, फिर आपने अपनी सेफ्टी देखी कि मेरी जॉब सेफ है, फिर आपने सोशलाइज होने की कोशिश की, सामाजिक बने, लोगों के साथ घुले मिले। अब आप चाहते हैं कि मैं सामाजिक तो हो गया हूँ, सबके साथ घुल मिल गया हूँ, लेकिन अब मैं अपना थोड़ा-सा वो चाहता हूँ, वैल्यू चाहता हूँ, अपना रिकॉग्निशन चाहता हूँ, अपनी पहचान चाहता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता हूँ कि लोग मुझे अब इज़्ज़त दें। अब आप वहाँ पर आ चुके हैं, सेल्फ एस्टीम नीड। अब आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। द एस्टीम नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब आप पहचान जानना, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। फॉर रिस्पेक्ट ऑफ अदर आर ऑफ्टन रेफर एज ईगो और स्टेटस नीड, ठीक है? तो इसको जो है ईगो या फिर स्टेटस नीड भी कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम नीड को। द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बीइंग यूजफुल एंड नेसेसरी इन द वर्ल्ड। और अगर सेल्फ एस्टीम नीड आपकी पूरी होती है, सेटिस्फाई होती है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पहली बात तो बढ़ता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है और साथ ही साथ में आपको यूजफुल फील होता है और नेसेसरी, आपको लगता है कि हाँ, आप इस दुनिया के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर आपकी ये नीड पूरी नहीं होती है, तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी आने लगती है, इनेप्टनेस और वीकनेस आने लगती है, हेल्पलेसनेस, मतलब अब आपको इन्फीरियर लगने लगता है कि मैं दुनिया में बेकार ही आया हूँ, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, मतलब कि जैसे आपको अपना अपना वजूद ही नज़र नहीं आता, एक तरीके से अगर कहा जाए ना। मैस्लो emphasized that the healthiest self-esteem is based on earned respect from other rather than the fame, status and adulation। तो मैस्लो ने इस बात पर जोर दिया है कि जो आपकी सेल्फ इस्टीम या आप सेल्फ रिस्पेक्ट या आप अपना रिकग्निशन चाहते हैं, तो वो जो आप अर्न करते हैं रिस्पेक्ट उससे आए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, रेदर देन कि आपके पास में फेम है, पॉपुलरिटी है, आपका पास स्टेटस है या आपकी तारीफ हो रही है उससे आए। कहने मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से ही फेमस है, जैसे अंबानी के जो बच्चे हैं वो अमीर हैं, है ना? अब ऐसे में उनकी सेल्फ इस्टीम का क्या मतलब है? अगर वो अंबानी के बच्चे नहीं होते, मान लीजिए अंबानी के बेटे ना होते, बेटी ना होते, तो उनकी क्या, आप बताइए सेल्फ इस्टीम क्या है? तो बेहतर ये होगा कि सेल्फ इस्टीम वो होनी चाहिए जो कि आप खुद अर्न करिए, जो कि आप खुद अपने आप से अपने लिए जो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, वो सेल्फ इस्टीम वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, मैस्लो का कहना था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस अगर बात की जाए, तो सेल्फ इस्टीम नीड्स करस्पॉन्ड टू जॉब टाइटल। अब आप चाहते हैं कि आपके जो जॉब है उसमें टाइटल रहे, जैसे डीजीएम, रीजनल मैनेजर, रीजनल हेड, है ना? ऐसे मेरिट रहे, आपका पे इंक्रीज हो, पीयर सुपरवाइजर आपका रिकग्निशन करे, चैलेंजिंग वर्क आपको मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। तो ये सारी चीज़ें आप सेल्फ इस्टीम नीड्स के तहत जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब कहने का आपने रोटी कपड़े मकान का इंतजाम कर लिया पहले, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड के थ्रू, फिर आप दूसरी नीड सेफ्टी और सिक्योरिटी भी आपने अपनी जॉब में कर ली, सोशलाइज हो गए लोगों के साथ में। अब आप चाहते हैं कि आपको जो है मतलब अच्छा ओहदा मिले, आपको अच्छा पद मिले, आपको चैलेंजिंग वर्क मिले, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, आपको रिकग्नाइज किया जाए, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ इस्टीम नीड में आती हैं। ओके, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस सेल्फ इस्टीम नीड में करस्पॉन्ड टू जॉब टाइटल, मेरिट, पे इंक्रीज हो, आपका पीयर और सुपरवाइजर जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके सुपरवाइजर वो आपको रिकग्नाइज करें, आपको चैलेंजिंग वर्क मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ये सारी चीज़ें सेल्फ इस्टीम नीड के तहत आती हैं। मैनेजरियल प्रैक्टिस टू फुलफिल दीज नीड इंक्लूड चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट। अब यहाँ मैनेजर क्या कर सकते हैं कि ताकि सामने वाले को ये फेस फील हो कि उसकी सेल्फ इस्टीम नीड फुलफिल हो रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट दीजिए अपने जो लोग हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक दीजिए, उनका परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज कीजिए, पर्सनल इंकरेजमेंट करिए,
इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय को अपने इन्वॉल्व करिए ताकि आप गोल सेटिंग और डिसीजन मेकिंग में जो अपने से जूनियर एम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व करिए, तो उससे उन्हें क्या होगा, उनको सेल्फ स्टीम वाली फील आती है। तो मैनेजर अगर चाहे कि उसे मोटिवेट करना है सेल्फ स्टीम नीड के तहत, तो वो चैलेंजिंग वर्क देगा अपने से जूनियर को कि हाँ ये वाला टास्क आप करिए। ओके, उसकी परफॉर्मेंस का उसको फीडबैक दीजिए, अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको पर्सनली इंकरेज करिए। अपने एम्प्लॉय को अब आप इन्वॉल्व कीजिए डिसीजन मेकिंग में, गोल सेटिंग में, तो उससे उसको ये फील आएगा कि नहीं ठीक है, अभी मतलब मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं और मेरा जो है पहचान है, मेरी वैल्यू है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई चौथी नीड अब्राहम मैस्लो की, सेल्फ स्टीम नीड फ्रेंड्स। ओके, तो 3 नीड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, चौथी नीड है। तो सेल्फ स्टीम नीड का मतलब होता है ईगो या स्टेटस नीड भी कहते हैं। नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन के लिए होता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑफ बीइंग यूजफुल एंड नेसेसरी टू द वर्ल्ड। अगर जो है मतलब सेल्फ स्टीम नीड आपकी पूरी होती है तो आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप दुनिया के लिए यूजफुल साबित हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, बेकार महसूस करते हैं, असहाय महसूस करने लगते हैं अगर ये नीड पूरी नहीं होती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि सेल्फ स्टीम नीड हेल्थीएस्ट वही होती है जो आप खुद अर्न कीजिए, ना कि आपको पहले से ही किसी वजह से मिली हुई हो। वर्क प्लेस पर अगर बात की जाए तो सेल्फ स्टीम नीड्स में लोगों को आता है कि अब उनको रैंक चाहिए, उनको टाइटल चाहिए, ऐसा टाइटल जिसमें वैल्यू उनको मिले, उनका इंक्रीमेंट हो, उनके सुपरवाइजर जो हैं, उनके जो पीर हैं उनको रिकग्नाइज करें, चैलेंजिंग वर्क उनको मिले, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ताकि उसको वो निभा करके अपने आप को साबित कर सकें। यहाँ पर वो साबित करने की कोशिश करें, अपने आप को रिकग्नाइज करवाने की कोशिश की जा रही है। मैनेजर्स यहाँ पर इस चीज़ का कैसे यूज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, वो उनको जो है मतलब चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट देंगे, उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक उनको देंगे कि आपने कैसा काम किया है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो उनको रिकग्नाइज भी करेंगे, सबके सामने तालियां बजवाई जाती हैं या फिर उनको स्पेशली लंच वगैरह करवाया जाता है, जो भी पॉसिबल वेज हैं, या फिर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई अगर जो एम्प्लॉई अपना जो है गोल बना रहे हैं, आप जो है जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट लेना है। अब अगर आप अपने से जूनियर एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करके बोलते हैं कि आप बताइए कि हम 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, तो उनको एक मतलब सेल्फ स्टीम फील होती है कि हाँ सर ने इतना वैल्यू दी है मुझे कि मतलब मैं भी अब डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कंपनी कैसे 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाएगी या ऑर्गेनाइजेशन कैसे कमाएगा। ओके फ्रेंड, फिर लास्ट नीड आती है फ्रेंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, 5वीं नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सारी नीड्स पूरी होने के बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ही होती है जो पूरी करनी रह जाती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कोरिलेट टू द डिजायर फॉर एक्सेलिंग इन वंस जॉब। अब आप क्या चाहते हैं, अपनी खुद की जॉब में एक्सेल करना चाहते हैं, मतलब सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। एडवांसिंग इन इम्पॉर्टेंट आइडिया, एक इंपॉर्टेंट आइडिया जो था उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सक्सेसफुली मैनेजिंग द यूनिट, आप किसी यूनिट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हैं, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे अब किसी कंपनी के सीईओ बन जाएं, उस तरीके की सिचुएशन है। मतलब अब आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है उसमें आप बेस्ट रहें, जो इंपॉर्टेंट आइडिया है उसको आप एडवांसमेंट करना चाहते हैं और यूनिट को भी सक्सेसफुली आप जो है मैनेज करना चाहते हैं। ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का पर्पज होता है। दिस लेवल ऑफ नीड इनकम्पासेस द एबिलिटी टू अकम्प्लिश एंड अचीव समथिंग इन लाइफ। तो ये लेवल का जो दिस लेवल ऑफ नीड इनकम्पासेस द एबिलिटी टू अकम्प्लिश एंड अचीव समथिंग इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल एंड द डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ठीक है, तो आप जो है मैक्सिमाइज अपना पोटेंशियल जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, जो आपके अंदर क्षमता है उसको आप इंक्रीज मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और आप वो बनना चाहते हैं जो बनने की आपके अंदर में कैपेबिलिटी है, क्षमता है। जैसे कई सारे लोग मतलब काम कुछ कर रहे होते हैं, बाद में वो हीरो बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, अच्छे सिंगर बनते हैं। तो काम कुछ कर रहे हैं लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वही होती है कि आप अपना जो अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो अचीव कर लें, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। बाई बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स कैन यूज ए वैरायटी ऑफ अप्रोचेज टू इनेबल टू अचीव देम पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अगर मतलब जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में अपने सबऑर्डिनेट के पता हो तो वो उनको जो है मतलब कई सारे अप्रोच यूज करके उन्हें उनका गोल अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और जब पर्सनल किसी पर्सन का जो है गोल अचीव होगा तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाता है। द वर्कर्स हु ऑपरेट एट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नीड डू प्रेफर ऑटोनॉमी एंड डू नॉट रिक्वायर सुपरविजन। ध्यान रखिएगा, जो वर्कर मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर काम कर रहा है, जिसने मतलब वो उस लेवल पर है जिसको वो अचीव करना चाहता है, कर सकता है,
तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, इसका मतलब हुआ कि वो अगर एमडी बन सकता है तो एमडी है उस समय। तो ऐसे लोग ऑटोनॉमी प्रेफर करते हैं, मतलब वो किसी के नीचे नहीं काम करना चाहते हैं। डू नॉट रिक्वायर सुपरविजन, उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर्सन की डिजायर ही है कि ही वांट टू एक्सेल इन वंस जॉब, जो उसका खुद का काम है उसमें वो मास्टर है, एक्सेल करना चाहता है, तभी तो उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात की यहाँ पर करी हुई है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे लास्ट नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में व्यक्ति चाहता है कि वो अपना जो उसका काम है उसमें एकदम मास्टर हो जाए, एक इंपॉर्टेंट आइडिया को वो एडवांस करना चाहता है, कोई अच्छा आइडिया उसके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, और वो चाहता है कि उसको जो है वो आगे बढ़ाए, है ना। सक्सेसफुली मैनेजिंग द यूनिट, वो यूनिट को ही, पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही अब मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को, जो उसकी ताकत है, जो उसकी क्षमता है, उसका मैक्सिमम यूज करना चाह रहा है, और साथ ही साथ में वो बनना चाहता है जो वो बनने की क्षमता रखता है। ही वांट टू बिकम व्हाट ही कैन, है ना, जो वो बन सकता है वही बनने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। बाय बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर कैन यूज वेराइटी ऑफ अप्रोचेस। अगर मतलब मैनेजर्स को ये पता हो कि मतलब उनके सबऑर्डिनेट्स की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, तो वैरायटी ऑफ अप्रोचेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू जो है वो उनको अचीव करने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाते हैं। और जो लोग, जो वर्कर, जो व्यक्ति जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वाले लेवल पर ऑपरेट कर रहा होता है फ्रेंड, वो ऑटोनॉमी प्रेफर करता है, खुद से जो है मतलब अपना काम करना चाहता है, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, और उसे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब थोड़ा सा मैस्लो थ्योरी के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक फ्रेंड्स एक ही दो हैं, ज़्यादा है नहीं। वाइल्स मैस्लो नीड क्लासिफिकेशन थ्योरी मेक गुड सेंस, प्रॉब्लम अराइज, मतलब अच्छा सेंस बनाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है विथ कंटेंशन दैट दे आर अरेंज इन हायरार्किकल फैशन। मतलब ये एक अच्छी थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी होगी तब आप सेफ्टी की तरफ बढ़ोगे, ऐसे ऐसे करके जाएगा। लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम तब होती है जब हायरार्किकल ऑर्डर में, मतलब एक क्रम के बाद एक क्रम चढ़ने वाली जो बात होती है, तो वो जो है बवाल, मतलब थोड़ा सा झगड़ा बनता है। दैट द लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट बिफोर हायर लेवल नीड्स इन द पिरामिड विल बी एक्टिवेटेड। तो मतलब लोअर लेवल की नीड पहले जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए इस पिरामिड में, है ना। ये पिरामिड जो 5 लेवल हैं फ्रेंड्स, 5 नीड की बात हमने की, वो इस पिरामिड में बने हुए हैं। तो इसमें पिरामिड में जो लोअर लेवल की नीड है वो पहले पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरी लेवल की नीड जो है मतलब एक्टिवेट होती है। ये इस चीज़ का ही झगड़ा है, मतलब कहने का या विवाद इसी बात को लेकर के है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने हायरार्की बताई है या जो आपने ये पैटर्न बताया हुआ है यही फॉलो हो। जैसे एग्जांपल गिव, टेक फॉर इंस्टेंस द केस ऑफ टीचर, पोएट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ पोएट हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं, कुछ म्यूजिशियन हैं, कुछ सिंगर हैं, एक्टर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर दुनिया में आप लोगे तो दे हैव ट्राई टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देमसेल्फ, उन्होंने जो वो बन सकते थे उन्होंने खुद उसे बनने की कोशिश की है, और जो उनकी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं उनको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। जैसे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर है जिसने अपने दम पर ही जो है इंडस्ट्री में जगह बनाई हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि उसने रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत महसूस की हो। रोटी कपड़ा जब मकान तो सबने ही करी होगी, उसके बाद में मान लीजिए उसे सोशलाइज होना नहीं पसंद होगा, हो सकता है वो सोशल नीड के लिए ना उतना परेशान हो, या सेल्फ स्टीम नीड के लिए उतना ना परेशान हो कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। हो सकता है उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही चला गया हो कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो हो सकता है उसने 2-3 जो अपनी हायरार्की में जो पिरामिड है उसमें 2-3 नीड को छोड़ दिया हो। ओके, लोअर लेवल की नीड्स को उन्होंने छोड़ दिया हो, तो यही इतना इसमें थोड़ा सा विवाद है बस। ओके, दस इट इज पॉसिबल टू सम एट लीस्ट नॉट टू गो थ्रू ऑल एवरी स्टेप फॉर हायरार्की। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो सभी हायरार्की के सारे स्टेप, पिरामिड में जो 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों से होकर के जाना जरूरी नहीं है। अनदर प्रॉब्लम विथ मैस्लोज थ्योरी इज दैट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सम ऑफ हिज कॉन्सेप्ट व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर रिसर्चर टू टेस्ट हिज थ्योरी। मतलब कहने का, जैसे इन्होंने कहा कि जो इनकी थ्योरी है उसको टेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिसर्चर के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा सेल्फ स्टीम नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हम ये कैसे जानेंगे? फॉर एग्जांपल, हाउ डज वन मेजर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? आपको ये कैसे पता चलेगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? मेरे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, आपके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिस्पाइट द प्रॉब्लम, थ्योरी हैज यूजफुल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन फॉर मैनेजर। मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो है थ्योरी में मतलब प्रैक्टिकली जो है मैनेजर्स के लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज अ फैक्ट दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन एट लोअर लेवल आर बाई एंड लार्ज सीकिंग टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट एंड देन मूव टू द लेवल स्टेप बाय स्टेप। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो एम्प्लॉय होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंड्स, वो लोअर लेवल पर ज्वाइन करते हैं
और वो पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, जैसा कि मैस्लो ने कहा है। दस ऑफर्स ए गुड कंसेप्चुअल स्कीम फॉर मैनेजर टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द इशू ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पर जो मैनेजर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय के मोटिवेशन को समझने के लिए और मोटिवेशन से रिलेटेड इश्यूज को मतलब डील करने के लिए अच्छा जो है आइडिया देता है मैस्लो की जो थ्योरी है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने देखा मैस्लो की थ्योरी के दो ड्रॉबैक हैं। एक तो मैस्लो ये मानकर चलते थे कि पहले पिरामिड में पहले लेवल की नीड पूरी होगी तभी हायर लेवल की नीड पूरी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब लोअर लेवल की नीड अपनी नहीं पूरी की, सीधे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर ही चले गए। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब जो है मैस्लो की जो थ्योरी है उसको टेस्ट कर पाना रिसर्चर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बात की कि जैसे एक व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाना चाहता है, तो सवाल ये होता है कि हम कैसे मेजर करेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। हो सकता है कोई व्यक्ति अभी बैंक में जॉब कर रहा हो, कल को वो नौकरी छोड़े और जो है आध्यात्म में जाए, या फिर जो है टीचर बन जाए, या फिर जो है हो सकता है कोई पॉलिटिशियन बन जाए। तो हम कैसे जानेंगे कि क्या कोई व्यक्ति क्या बनना चाहता है, ये हम कैसे जान पाएंगे? तो इसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दो प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये मतलब थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है मतलब मैनेजर्स के लिए। और अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो मैस्लो की जो थ्योरी ऑफ हायरार्की वो ज़्यादातर पूरी भी होती है। जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं फ्रेंड, तो वो हमेशा लोअर लेवल पर ही ज्वाइन करते हैं और वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ज़्यादातर के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर भी है। ओके, और 10 ये एक अच्छा जो है कंसेप्चुअल स्कीम ऑफर करती है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉई के जो मोटिवेशन की ज़रूरत है या जो मोटिवेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वर्क प्लेस पर, उसको मैनेजर्स को समझने में ये जो है मदद करती है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की में 5 जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, 5 जो है नीड ऑफ हायरार्की हैं। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर 5वें नंबर का आएगा, यहाँ पर चौथे नंबर का, यहाँ पर तीसरे नंबर का, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यहाँ पहले नंबर पर। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती है, वो पूरी होती है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आती हैं। तीसरे नंबर पर सोशल नीड आती है, चौथे नंबर पर सेल्फ स्टीम नीड आती है और सबसे लास्ट में व्यक्ति की आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये पिरामिड जो है ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है, नीचे बड़ा रहता है। इसका मतलब जो है फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए लोग ज़्यादा जुटे हुए हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम लोग ही रह जाते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।